esophagus. You have already studied about the anatomy and the physiology of esophagus. Okay, so in final year, you first have to learn the history, how to take the history और एग्जामिनेशन पे कैसे स्पेशल डिसऑर्डर कैसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि आपने हिस्ट्री में कैसे कैटेगराइज करना है कि किस तरह जो है ना वो ये किस वजह से उनके सिम्टम्स क्या हैं, स्पेशल डिसऑर्डर्स के क्या सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन कोई भी पेशेंट आता है ना with a problem of esophagus, esophageal disease, so the first most common and serious symptom is dysphagia, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी आप लोगों को आनी चाहिए कि dysphagia किसे कहते हैं और आपको डायनोफेजिया किसे कहते हैं। Dysphagia is difficulty in swallowing. During history आप पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो आपने वो पूछना है कि आपको डिफिकल्टी किस चीज़ में है, फॉर एग्जांपल सॉलिड है, लिक्विड है या पेन और स्वॉलिंग। अगर पेन और स्वॉलिंग है तो फिर क्या हो जाता है, वो डायनोफेजिया, ठीक है। ये कॉमन जो टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको आनी चाहिए। अच्छा, डिस्पेजिया के क्या क्या काजेज हो सकते हैं, जो इसमें फिर दो तीन चीजें आ जाती हैं। हिस्ट्री पे कोई भी मतलब कोई भी डिफिकल्टी सॉल्विंग हो, अगर विद इन सेकेंड्स, विद इन 1 और 2 सेकेंड्स उसको कफ हो जाती है या डिफिकल्टी होती है, उसको कहते हैं ओरोफेरेंजियल डिस्पेजिया, ठीक है। ये चीज़ मतलब उसमें नहीं है, ये प्रैक्टिकल या हिस्ट्री एग्जामिनेशन की चीज़ है। विद इन 1 और 2 सेकेंड्स उसको कहते हैं ओरोफेरेंजियल डिस्पेजिया। और उसके काजेज मोस्टली जो है ना स्ट्रोक, न्यूरोमस्कुलर जो या किसी को सूडोबल्बर पैल्सी हो जाती है या जो है ना ओरोफेरेंक्स में प्रॉब्लम होगी या जो है ना उसको स्ट्रोक की हिस्ट्री होगी, हेमरेज हुआ होगा या इंफार्क्शन हुआ होगा, उसमें क्या होता है कि उसमें ओरोफेरेंजियल डिस्पेजिया होगा। उसमें मोस्टली पेशेंट प्रेजेंट करेगा, एक तो डिस्पेजिया होगा, डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग, दूसरी बात कि उसको कफ आएगी, जैसे ही वो खाता है तो उसको कफ आएगी, या जो है अगर पानी पीता है तो नाक से आता है, ठीक है। दैट इज ओरोफेरेंजियल डिस्पेजिया। मोस्टली दोज पेशेंट्स आर दे रेफर टू ईएनटी या न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोफिजिशियन के पास रेफर करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो एसोफेजियल डिस्पेजिया है उसमें डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग होगी, तो वो जो है ना फॉर बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ठीक है। या तो सॉलिड के लिए हो सकती है या लिक्विड्स के लिए या बोथ एट द सेम टाइम, या जो है ना पहले सॉलिड के लिए होती है, बाद में जो है ना प्रोग्रेस करके लिक्विड्स के लिए भी हो जाता है। इसमें जो कॉमन जो मोटिलिटी डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, जो टॉप है एक्लेजिया, उसमें भी हम पढ़ेंगे इसको कैसे करते हैं। जो एक्लेजिया है इसमें क्या होता है कि इसकी जो हिस्ट्री है मोस्टली पेशेंट्स जो है ना यंग भी हो सकते हैं और ओल्ड एज भी हो सकते हैं, 20 to 60 ईयर्स के एज में फीमेल में रेशियो सेम है, ठीक है। उनकी जो स्टार्ट से ही डिफिकल्टी इन सॉल्विंग होगी बोथ फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ठीक है। मतलब दोनों स्टार्ट से ही बोथ फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स होती है और साथ में एसोसिएटेड वेट लॉस भी होती है, ठीक है। वेट लॉस इंपॉर्टेंट है। कोई अगर कंप्लेन करे कि उसको डिस्पेजिया है, अगर वेट लॉस नहीं है तो ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों को जिसको ग्लोबस एस्टेरिकस कहते हैं, उन लोगों को फीलिंग ऐसे होती है कि उसका यहाँ पे कुछ फंसा हुआ है, हालांकि वैसे जो है ना वो फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन एक्लेजिया में क्या होगा कि वेट लॉस होगा और बोथ फॉर सॉलिड एंड लिक्विड डिफिकल्टी इन सॉल्विंग होगी, ठीक है। ये हिस्ट्री पे ये आपके जो सिनेरियोज आते हैं ना एग्जाम में, तो उसमें वही
फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, और कभी कभी चेस्ट पेन के साथ, एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ भी ये लोग प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो दूसरी चीज है स्ट्रिक्चर है या स्पिंजल वेब है। दिस टाइप ऑफ पेशेंट्स, ये मैकेनिकल जो मतलब वो है, वो तो मोटिलिटी डिसऑर्डर हो गया, उसमें बाकी भी चीजें हैं जो उसमें पढ़ेंगे। जो स्ट्रिक्चर है या स्पिंजल वेब है या स्पिंजल रिंग्स है, वो इंटरमिटेंट डिस्पेंजर के साथ प्रेजेंट करते हैं। वो पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उनको कभी कभी जो है ना डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग, कभी कभी उनका नवाला बन जाता है, उनको लिक्विड में ज़्यादा नहीं होती प्रॉब्लम होती है सॉलिड्स इंटरमिटेंटली, और मोस्टली ये कभी पेशेंट के आ जाते हैं विद इम्पैक्टेड बोलस। ठीक है, फिर एंडोस्कोपिकली हम उसको रिमूव करते हैं, तो स्ट्रिक्चर बन जाता है। स्ट्रिक्चर फिर दो किस्म के, एक है बिनाइन और एक है मैलिग्नेंट। तो बिनाइन के साथ ये है कि उसमें वेट लॉस नहीं होगी, और मैलिग्नेंट में फिर वेट लॉस हो सकती है। मैलिग्नेंट सीए इसोफेगस रिलेटेड होता है, लेकिन ज़्यादातर स्पेशल रिंग्स बनते हैं, ठीक है, वेब्स बनते हैं। प्लमर विल्सन सिंड्रोम का सुना होगा, जिसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी होता है और साथ में डिस्पेंजर भी होता है। ठीक है, अच्छा फिर जो है ना इसका मैंने बताया कि इसके इंटरप्रेटेड होगा, उसमें बोथ फॉर सॉलिड एंड लिक्विड्स। ठीक है, विद पैसेज ऑफ टाइम। ये जो सीए इसोफेगस का, एक तो इस तरह के पेशेंट्स के वो सीए इसोफेगस कितने किस्म के हैं? एक एडिनोकार्सिनोमा है और स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है। ठीक है, तो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा मोस्टली जो है ना अपर पार्ट्स ऑफ इसोफेगस पे आते हैं। ठीक है, जो अपर 2/3 है। जो एडिनोकार्सिनोमा है वो लोअर थर्ड में आता है। ठीक है, ये जो प्रेजेंट करते हैं ये प्रोग्रेसिव डिस्पेजिया, पहले सॉलिड्स को होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लिक्विड्स के। वो मोस्टली जो है ना जो स्क्वैमस सेल है वो यंग एज में होता है। जिस तरह आप लोग सिनेरियो देखते हैं, सिनेरियो में किस तरह आपने करना है, कोई सिनेरियो आता है ना एग्जाम में, तो उसमें कैसे करना है कि उसकी एज आपने देखनी है, एज लिखनी है। ठीक है, ओल्ड एज है तो मतलब है कि वो सीएम है, और प्रोग्रेसिव डिस्पेजिया होगा। ठीक है, विद एसोसिएटेड विद सिग्निफिकेंट वेट लॉस, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज रेड फ्लैग साइन। अगर किसी को वेट लॉस है तो वेट लॉस ये भी है कि कितना होना चाहिए, कितने टाइम में। अब 10 सालों में उसका 7 kg वेट लॉस है, दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट। Within 6 months, recently weight loss of 7 kg, that is significant. ठीक है, तो उसमें क्या होगा, प्रोग्रेसिव डिस्पेजिया होगा। इसी तरह जो ना पेन और स्वॉलिंग, साथ में जो पेन होती है वो डायनोफेजिया होते हैं, वो मोस्टली दैट इज ड्यू टू इन्फेक्शंस। जो इसोफेगस के इन्फेक्शंस होते हैं जिसमें ज़्यादा जो है ना CMV है, कैंडिडियासिस है और हर्पीस है। कैंडिडियासिस में वैसे डिस्पेजिया होता है और डायनोफेजिया ज़्यादा मतलब नहीं होता, वो कम। ठीक है, और इसी तरह CMV, हर्पीस जोस्टर भी हो गया। HIV के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जब एड्स स्टेज पे आते हैं, जब एंड स्टेज पे होते हैं, तो ये पेशेंट प्रेजेंट करते हैं विद द हिस्ट्री ऑफ डायनोफेजिया। तो फिर उसकी क्या करता है कि एंडोस्कोपी जब करते हैं तो उसमें इन्फेक्शन आ जाते हैं। ठीक है, तो आगे आप जाते हैं ना, पहले मोटिलिटी डिसऑर्डर्स। मोटिलिटी में जो वैसे जो कॉमन पे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मोटिलिटी में एक्लेजिया आता है, आगे एनाटॉमी और स्ट्रक्चर, रिफ्लक्स, इन्फेक्शंस, न्यूप्लास्टिक। ठीक है, बाकी मिसलेनियस काजेस, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है ये बात। ठीक है, बातें नहीं। अच्छा, ये आपको एनाटॉमी का पता है। ठीक है, इसोफेगस की अपर स्पेजल स्फिंक्टर है और स्पेजल बॉडी है और लोअर स्पेजल स्फिंक्टर है। इसके दरमियान में ये जो है ना ट्रेकिया और उसके पीछे पड़ा होता है। ठीक है, तो नॉर्मल फेजेस ऑफ स्वॉलिंग, अपर स्पेजल स्फिंक्टर जो है ना वो प्रिवेंट्स एयर एंट्री, द इसोफेगस ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड प्रिवेंट्स स्पेजल रिफ्लक्स। ठीक है, and lower esophageal sphincter prevents gastroesophageal reflux.
ठीक है, दैट इज द नॉर्मल phases of this swallowing. You already have gone through this in physiology. So motility disorders, उसमें अपर स्पिजल डिसऑर्डर्स एंड न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, ठीक है। अपर स्पिजल में क्या आता है, एक तो मोटिलिटी डिसऑर्डर सिमिलरली लाइक एक्लेसिया कैन आल्सो अफेक्ट दिस अपर स्पिजल, दैट इज नॉट दैट इज लाइक वो कहते करते हैं कि वो जो इसोफेगस के जो मसल्स है ना, पेरिस्टालिसिस उसका इफेक्ट हो जाता है, मतलब है कि वो पेरिस्टालिसिस प्रॉपर नहीं होता। मोस्टली जो है ना न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, जैसे मैंने बता दिया कि कुछ डिजीजेज हैं जैसे पार्किंसनिज्म हो गया, तो उसमें अपर स्पिजल डिसऑर्डर्स, अपर स्पिजल में प्रॉब्लम होती है। स्पिजल बॉडी में कौन कौन से डिजीजेज हैं, जो कि ये ऊपर वाले हैं ना, ये ज्यादा ईएनटी या न्यूरो के साथ रिलेटेड होते हैं, ठीक है। पार्किंसनिज्म हो गया या इस तरह के जो सूडोबल्बर पॉलिसी हो गई, ठीक है, तो वो उसकी वजह से अपर स्पिजल वो होता है डिस्पेजिया। स्पिजल बॉडी में क्या होता है, एक्लेसिया, डिफ्यूज स्पिजल स्पैज्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है और अक्सर पेशेंट इमरजेंसी में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नट क्रैकर इसोफेगस, नॉन स्पेसिफिक स्पिजल डिसमोटिलिटी और लोअर इसोफेजियल डिसऑर्डर, फिर उसमें एक्लेसिया आ जाता है। अच्छा, स्पिजल बॉडी में एक्लेसिया में क्या होता है कि उसमें नॉर्मल जो पेरिस्टालिसिस है वो इफेक्ट हो जाता है, जो पेरिस्टालिसिस है वो इफेक्ट हो जाते हैं और जो बॉडी है इसोफेगस की वो डायलेटेड होती है, ठीक है। लोअर स्पिजल स्फिंक्टर, एक्लेसिया, हाइपरटेंसिव लोअर स्पिजल स्फिंक्टर होता है। अच्छा, ये प्राइमरी डिसऑर्डर्स में यही सारी चीजें जो प्राइमरी इसोफेगस के डिसऑर्डर्स हैं, एक्लेसिया, डिफ्यूज स्पिजल स्पैज्म, नट क्रैकर इसोफेगस, नॉन स्पिजल डिसऑर्डर। सेकेंडरी डिसऑर्डर जो कि प्राइमरी उसकी इसोफेगस की वजह से नहीं होते, जैसे सीवियर स्पेजाइटिस, आई टोल्ड यू, लाइक इन सीएमवी, हर्पिस वायरस या कैंडिडा, ठीक है, उसमें जब इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें ओडाइनोफेजिया होगा, पेन ऑन स्वॉलिंग होगा। स्क्लेरोडर्मा, इसमें डिस्पेजिया क्यों होता है, इसमें डिस्पेजिया ड्यू टू डिक्रीज पेरिस्टालिसिस, इसमें वो पेरिस्टालिसिस ही नहीं होता, पेशेंट कांट swallow एंड मोस्टली दिस पेशेंट कम्स विद डिफिकल्टी इन swallowing, साथ में जो है इन्फेक्शन, इसोफेगस के इन्फेक्शन भी हुआ होता है और डिफिकल्टी इन swallowing और डायनोफेजिया डिस्पेजिया दोनों के साथ प्रेजेंट करते हैं। डायबिटीज में भी लीस्ट कॉमन है, पार्किंसनिज्म एंड स्ट्रोक में, ठीक है, इसकी वजह से भी इसको डिस्पेजिया हो सकता है। कोई भी पेशेंट जब आता है ना डिस्पेजिया के साथ, तो आपके जहन में ये सारी चीजें कि स्ट्रोक भी हो सकता है, अगर ओरोफेरेंजियल है तो मोस्ट प्रोबेबली दैट कैन बी ड्यू टू सूडोबल्बर पॉलिसी या स्ट्रोक की वजह से, या जो है ना लोकलाइज्ड कोई मैकेनिकल मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो वो ओरोफेरेंजियल जो ऊपर उसका। अच्छा, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या कराते हैं, वीडियो फ्लोरोस्कोपी, तो फ्लोरोस्कोपी करवाते हैं, उसको डाई देते हैं, ठीक है, ओरल डाई देते हैं और फिर उसके पिक्चर देते हैं। और बेरियम इसोफेगोग्राम, जो कि बेरियम स्वालो कहते हैं, ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। जब आप उसमें हाउस जॉब में आते हैं तो कोई आपको कहता है कि इसको क्या करवाना चाहिए, डिस्पेजिया है, तो एक होता है बेरियम स्वालो, बेरियम स्वालो इज फॉर इसोफेगस, इसलिए बेरियम देते हैं और फिर जो है ना उसको देखते हैं, बेरियम स्वालो मील एंड फॉलो थ्रू जो है ना फॉर स्टमक एंड इंटेस्टाइन। बेरियम एनीमा होता है फॉर कोलन, ठीक है, उसको जो ना ये हुआ। अच्छा, जो इससे भी इम्पोर्टेंट है वो है एंडोस्कोपी। पहले सबसे पहले आपने जो है ना नॉन इन्वेसिव पे जाना होता है, ठीक है, नॉन इन्वेसिव टेस्ट करवाने होते हैं, आपने देखना होता है कि कहाँ पे बाकी ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं। एंडोस्कोपी को आपको पता है दैट इज इन्वेसिव, लोग डरते भी बहुत हैं, किसी को एडवाइस करते हो तो वो फिर कहते हैं कि हमने नहीं करा है, ठीक है, तो दैट इज इन्वेसिव।
उसके बाद जो है ना, हाँ, ये दरमियान में ये चीज़ इम्पोर्टेंट ये रह गई है, स्पेजल मोनोमेट्री। उससे भी पहले बेरियम एसोफेजियोग्राम के बाद जो है ना स्पेजल मोनोमेट्री आती है, ठीक है। हाई रेजोल्यूशन मोनोमेट्री करवाते हैं, जो कि कैथेटर होता है थ्रू नोजल या जो है ना माउथ, नोज के थ्रू पास करते हैं और लोअर स्पेजल स्फिंक्टर तक जाता है, और फिर उसके साथ जो है ना कंप्यूटर पे देखना होता है कि उसमें प्रेशर कैसा है, ठीक है। वो भी मतलब इन्वेसिव है, लेकिन एंडोस्कोपी की तरह ज़्यादा इन्वेसिव है, ठीक है। उसमें आपने प्रेशर्स देखने होते हैं डिफरेंट। तो ये वैसे जो है ना इसका वो है, ये वैसे इसका डायग्राम है। तो इसमें इस तरह के जो प्रेशर्स आते हैं, हाई रेजोल्यूशन मोनोमेट्री के अलग किस्म के होते हैं। इसमें अपर स्पेजल स्फिंक्टर, ये कैथेटर होता है जो कि इसोफेगस के अंदर आप डालते हैं, और फिर वो स्पेजल बॉडी के और लोअर और अपर स्पेजल स्फिंक्टर के प्रेशर्स आपको बताते हैं। तो मोर्टेलिटी डिसऑर्डर्स जब मोनोमेट्री करते हैं, मतलब से फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आता है विद हिस्ट्री ऑफ डिफिकल्टी इन स्मॉकिंग, तो आपने पहले क्या किया, पहले आपने उसको बेरियम स्वॉलो करवा दिया या वीडियो फ्लोरोस्कोपी करवा दी। फ्लोरोस्कोपी में तो आपको डायरेक्ट नजर ही आ रहा होता है, आप जैसे डाइट ले रहे होते हैं। बेरियम स्वॉलो वो आपके पास लेके आते हैं, ठीक है, एक्सरे की तरह ही होता है, वो आप देख लेंगे जब आप वार्ड में आते हैं, ठीक है। तो मोनोमेट्री फिर अगर डिफिकल्टी इन स्मॉकिंग है, फिर आपने जो जाना हाई रेजोल्यूशन मोनोमेट्री की तरफ जाना है। एक्लेजिया में क्या होगा, इनएडिक्वेट लोअर स्पेजल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन। एक्लेजिया में जो लोअर स्पेजल स्फिंक्टर है उसमें रिलैक्सेशन कम हो जाता है, ठीक है, मतलब हाई प्रेशर होता है। वो जब आप मोनोमेट्री पे देखते हैं, हाई रेजोल्यूशन मोनोमेट्री पे, तो उसमें प्रेशर ज्यादा होता है। डिफ्यूज स्पेजल स्पैज़म में क्या होता है, अनकोऑर्डिनेटेड कंट्रैक्शन होगी। जो आपके हाई रेजोल्यूशन मोनोमेट्री की जो रीडिंग्स हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है, जो इसोफेजियल बॉडी है। नट क्रैकर इसोफेगस, उसमें हाइपर कंट्रैक्शन होती है, इसोफेगस की हाइपर कंट्रैक्शन होती है। इनएफेक्टिव स्पेजल मोटिलिटी, हाइपो कंट्रैक्शन, ये मोस्टली जो स्क्लेरोडर्मा के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जब हाई रेजोल्यूशन मोनोमेट्री करवाते हैं तो उसमें जो इसोफेगस की जो पेरिस्टालिसिस की मूवमेंट है, पेरिस्टालिसिस है, वो इनएफेक्टिव होता है, मतलब वो बोलस को आगे मूव ही नहीं करता। तो सबसे पहले आता है एक्लेजिया, फिर इसके भी 3 टाइप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लिनिकली रिकॉग्नाइज्ड स्पेजल मोटिलिटी डिसऑर्डर डिस्क्राइब्ड इन 1672, ट्रीटेड विद वेल बोन बोगी। पुराने जमाने में उस पर जो वेल मछली है उसके बोन की के साथ उन्होंने उनकी इसकी डायलिटेशन की, ठीक है। और इसकी जो वैसे वो है 1 to 2% in 2 lakh population, usually present between the ages of 25 to 60 years, ठीक है। ये एज है और मेल फीमेल दोनों में रेशियो कॉमन है, मतलब दोनों में भी हो सकता है, ठीक है। और ये वैसे जो है ना, ये बेरियम स्वॉलो की पिक्चर है, जो कि मोस्टली एग्जाम में अक्सर यही पढ़ा होता है। और इसमें ये देखें, जो नॉर्मल इसोफेगस है, ये इसोफेगस डायलेटेड नजर आ रहा है, ठीक है। नॉर्मल इसोफेगस इस तरह बेरियम में नजर नहीं आता, और यहाँ पे टेपरिंग है, जिसको बर्ड बीक भी कहते हैं, जैसे बीक नहीं होता बर्ड की, उसके तरह जो भी अगर इस तरह का नजर आए और डायलेटेड इसोफेगस, अगर ये डायलेटेड नहीं है बेरियम पे और सिर्फ जो है ना बर्ड बीक एपियरेंस है, तो वो कोई और चीज भी हो सकती है, ठीक है, सिर्फ कोई स्ट्रक्चर भी हो सकता है। लेकिन अगर ये डायलेटेड है और बर्ड बीक से एपियरेंस है, तो ये क्या हो सकता है, एक्लेजिया हो सकता है, ठीक है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी में क्या आता है कि इसमें डीजनरेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूसिंग इनहिबिटिंग न्यूरॉन्स, जो इसको लोअर स्पेजल स्फिंक्टर को रिलैक्स करते हैं, वो जो है ना डीजनरेशन हो जाती है, ठीक है। ये इसके काजेस मुख्तलिफ है, एक तो चिगास डिजीज भी है, ऑटोइम्यून भी है, और बेसल लोअर स्पेजल स्फिंक्टर प्रेशर राइजेस, जो लोअर स्पेजल स्फिंक्टर प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, हाई रेजोल्यूशन मोनोमेट्री पे उसका प्रेशर ज़्यादा होगा,
तो मैकेनिकल जो एंड रिजल्ट क्या होता है, डुअल डिसऑर्डर, लोअर स्फिंक्टर फेल्स टू अप्रोप्रिएट रिलैक्स, वो रिलैक्स नहीं होता, रेजिस्टेंट टू फ्लो इनटू द स्टमक, बोलस का स्टमक में फ्लो मुश्किल हो जाएगा, नॉट स्पाज्म ऑफ लोअर स्फिंक्टर स्फिंक्टर बट एन इंक्रीज बेजर लोअर स्फिंक्टर प्रेशर ऑफन सीन 15 to 90%। और तीसरी चीज जो है ना, लॉस ऑफ पेरिस्टालिसिस इन द डिस्टल 2/3 ऑफ एसोफेगस। जब लॉस ऑफ पेरिस्टालिसिस होगा तो नजर आएगा कि एसोफेगस विल बी डायलेटेड, ठीक है। तो नीचे ऑब्स्ट्रक्शन है और ऊपर जो है ना एसोफेगस एसोफेगोग्राम में वो डायलेटेड नजर आएगा। बाकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन वो पहले भी आपको मैंने बता दिया कि सॉलिड स्पेस जो होता है, ठीक है, और लिक्विड्स के साथ, ठीक है, दोनों का होता है। चेस्ट पेन भी इसके साथ होती है, ये चेस्ट पेन के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। पायरोसिस, वेट लॉस इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को वेट लॉस नहीं है डिस्पेंसर के साथ, इट मींस दैट इज नॉट एक्लेप्सिया, नॉट सी एसोफेगस, दैट कुड बी ग्लोबस हिस्टेरिकस, जो कि मोस्टली एंजाइटी या डिप्रेशन के साथ जो पेशेंट होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं। उनको फीलिंग होती है थ्रोट में कि उनका कोई चीज उनका कुछ फंसा हुआ, ठीक है। हाँ, नॉकटर्नल कफ एंड रिकरेंट एस्पायरेशन, जब ये एसोफेगस बहुत ज़्यादा डायलेटेड हो जाता है क्योंकि नीचे ऑब्स्ट्रक्शन है और पेरिस्टालिसिस है, तो ये पेशेंट अक्सर जो नॉकटर्नल कफ के साथ या एस्पायरेशन नमूनिया के साथ भी प्रेजेंट करते हैं। और इवन कभी ये भी होता है कि एसोफेगस का जो है ना वो फिस्टुला भी बन जाता है, ठीक है, क्योंकि विद लॉन्ग टर्म टाइम के साथ साथ जो है एसोफेगस डायलेट होता जाता है और नीचे ऑब्स्ट्रक्शन होती है। तो ये पेशेंट ये प्रेजेंटेशन भी आती है, नॉकटर्नल कफ, रात को उनको कफ होती है और रिकरेंट एस्पायरेशन नमूनिया भी हो जाता है। तो प्लेन फिल्म आपने कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, आपने जो है ना जो प्लेन फिल्म है, मतलब एक्सरे चेस्ट आपने सिंपल करवा दिया, तो उसमें क्या होगा, एयर फ्लूइड लेवल, वाइड मेडियास्टिनम, एब्सेंट गैस्ट्रिक बबल एंड पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट हो सकते हैं अगर तो उसमें एस्पायरेशन भी है साथ। बेरियम मैंने आपको बता दिया, बेरियम इस पे जो डायलेटेड एसोफेगस विद टेपर एट द लोअर स्फिंक्टर जिसको बर्ड भी कहते हैं, ठीक है। ये बेरियम एसोफेगोग्राम जो है ना, बेरियम स्वालो, दैट इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट। सबसे पहले ये क्योंकि नॉन इन्वेसिव है तो वो करवाते हैं, ठीक है। फिर आपने अगर आपको हो गया है कि बेरियम एसोफेगोग्राम पे या बेरियम स्वालो पे डायलेटेड एसोफेगस है और ऑब्स्ट्रक्शन है या बर्ड ब्लिक अपीयरेंस है लोअर एंड पे, तो आपने एंडोस्कोपी जरूर करनी है। एंडोस्कोपी टू रोल आउट, अगर एज ऊपर है तो जी जंक्शन पे जो ट्यूमर्स होते हैं मोस्टली गैस्ट्रोस्फेगल जो जंक्शन है वहाँ पे जो ट्यूमर होता है वो भी ऐसे प्रेजेंट करता है। अगर ओल्ड एज है तो आपने जरूर करनी है, आपके होना चाहिए कि जी जंक्शन का CAP हो सकता है, ठीक है। और स्पेशल मॉनोमेट्री करते हैं। मॉनोमेट्री में तो मैंने आपको बताया कि उसमें प्रेशर्स आपने सारे देखने हैं। उसमें क्या होगा, एब्सेंट पेरिस्टालिसिस, डिक्रीज लोअर स्पेशल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन। उसमें यही है कि मॉनोमेट्री में क्या कहते हैं, वो कैथेटर पास करते हैं, साथ में जो है ना उसको लिक्विड दे के उस पर पेरिस्टालिसिस को चेक करते हैं, तो वो रिलैक्सेशन जो है ना वो कम होगा। रेस्टिंग जो लोअर स्पेशल स्फिंक्टर की जो प्रेशर है वो मोर देन 45 भी हो, ठीक है। ये वैसे उसके वो है मॉनोमेट्रिक फीचर्स हैं, एलिवेटेड रेस्टिंग प्रेशर, एपेरिस्टालिसिस ऑफ स्पेशल बॉडी, ये जरूरी है कि उसके उसमें एपेरिस्टालिसिस हो। ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, अब कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो डेफिनेटली इसको क्या है कि उसको आपने डायलेट करना, ठीक है। जो मोस्टली यूज होता है ये मेडिकल ट्रीटमेंट, जो पहले मेडिकल वैसे आप एग्जाम में तो आप लिखते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली जो इसका ट्रीटमेंट है वो है डायलेटेशन। आपने किसी तरीके से लोअर स्पेशल स्फिंक्टर को डायलेट करना, ठीक है। लेकिन
वो जो है ना आपने रिड्यूसेस लोअर एस्फेजियल गोल्स आपके क्या होने चाहिए, इंक्रीज एम्पटिंग आपके इसोफेगस से स्टमक की तरफ मतलब एम्पटिंग होनी चाहिए, ये आपके गोल्स हैं। तो इसमें जो मेडिकल ट्रीटमेंट है इसमें नाइट्रेट्स देते हैं, बहुत कम देते हैं। मतलब है कि अगर आपका पेशेंट जो है ना स्टेबल नहीं है या उस वक्त आप उसकी डायलिटेशन नहीं कर सकते हैं या कोई भी वजह से आप उसको नहीं कर सकते हैं तो नाइट्रेट्स यूज़ कर सकते हैं और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं लोअर एस्फेजियल स्फिंक्टर के, ठीक है। तो इससे भी वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है ना कम हो जाती है, डिस्पेजिया के सिम्टम्स में रिलीफ पड़ जाता है। अच्छा, बोtulinum टॉक्सिन ये एंडोस्कोपिकली देते हैं, ठीक है, जो लोअर एस्फेजियल स्फिंक्टर है। मोस्टली जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं जिनकी डायलिटेशन पॉसिबल ना हो तो उसमें ये देते हैं, ये टॉक्सिन देते हैं। इसकी वजह से जो लोअर एस्फेजियल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाता है और डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग बेहतर होती है। जो मोस्ट कॉमनली जो ट्रीटमेंट है जो हम यहाँ पे करवाते हैं उनको हम एडवाइस करते हैं, अगर यंग एज है और वो जो है एनेस्थीसिया को वो कर सकता है तो नेमोटिक डायलिटेशन, इसकी डायलिटेशन करते हैं एंडोस्कोपिक, ठीक है। इसके एक्लेसिया बैलून होता है जिसके थ्रू आपने जाके उसको डायलेट करना है और एक सेशन 2-3 सेशंस में आपने डायलिटेशन करनी होती है। लेकिन ये है कि जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो यही है, ठीक है। 60 to 95 जो है इनिशियल सक्सेस रेट है, 5 बार होती है। अगर वो है तो 1 ईयर पे अगर वो ठीक है तो आपने उसको देखना होता है सिम्टम्स कैसे हैं। वो जैसे ही आप डायलिटेशन करते हैं तो अगले दिन ही वो खाना पीना सब कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर देखना होता है पैसेज ऑफ टाइम पे उसके वो सिम्टम्स कैसे हैं। अगर तो कोई वो नहीं करवाता, डायलिटेशन नहीं करवाता तो सर्जिकल मायोटमी होती है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में सर्जिकल मायोटमी होती है, ठीक है। ये अपने ऑप्शंस पहले क्या हो गया, मेडिकल में क्या आ गए, नाइट्रेट्स हो गए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गए। उसके बाद जो है ना नेमोटिक डायलिटेशन, बैलून डायलिटेशन जिसको कहते हैं, और फिर जो है ना सर्जिकल मायोटमी करवाते हैं। एक और चीज है पॉइंट पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटमी। ये रिसेंटली वो आया है कि एंडोस्कोपिकली मायोटमी करते हैं, जो लोअर फाइबर्स हैं उनको लूज करते हैं, जो इसोफेगस के लोअर एस्फेजियल स्फिंक्टर हैं, ठीक है। अच्छा, स्पास्टिक मोटिलिटी डिसऑर्डर ऑफ द इसोफेगस, अब ये तो एक्लेसिया हो गया, ठीक है। उसमें स्पास्टिक में क्या होता है, डिफ्यूज एस्फेजियल स्पैज्म, नट क्रैकर इसोफेगस, हाइपरटेंशन, लोअर एस्फेजियल स्फिंक्टर, नॉन स्पेसिफिक एस्फेजियल डिसमोटिलिटी। कोई भी पेशेंट है आता है डिस्पेजिया के साथ, ठीक है। अगर आपका उसका बेरियम ठीक है फिर भी वो डिस्पेजिया है और वो आपको लग रहा है कि दैट इज नॉट ड्यू टू ग्लोबस हिस्टेरिकस, तो आप जब हाई रेजोल्यूशन मोनोमेट्री करवाते हैं और साथ में अगर उसको चेस्ट पेन भी हो रही है, ये डिफ्यूज एस्फेजियल स्पैज्म ये बहुत कॉमन है यंग एज में, ठीक है। दिस टाइप ऑफ पेशेंट कम विद द हिस्ट्री ऑफ चेस्ट पेन, मोस्टली कभी आप सस्पेक्ट करते हैं कि ये तो कहीं कार्डियक तो नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रूल आउट द कार्डियक कॉज, कहीं एमआई ना हुआ हो, ठीक है। अगर ईसीजी या जो है ना कार्डियोलॉजिस्ट ने उसको एवेलुएट कर लिया है और उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन टिपिकल वो ये जो पेन है बातें नहीं करते, ये पेन जो है ना एपिगेस्ट्रियम में होता है, चेस्ट पेन होता है और रेडिएटिंग कभी कभी लेफ्ट साइड पे भी रेडिएट कर सकता है और ईसीजी वगैरह सारे ठीक होते हैं लेकिन उसको फिर भी पेन हो रही है। और मोस्टली ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन उसके साथ इसका एसोसिएशन ज़्यादा होती है। नट क्रैकर इसोफेगस ये भी आपको पेन के साथ प्रेजेंट कर सकता है और डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन इसका जो आप डायग्नोस करते हो वो हाई रेजोल्यूशन मोनोमेट्री पे डायग्नोस करते हैं। हाइपरटेंसिव वो भी इसी तरह। अच्छा, इनकी एज फीमेल में ज़्यादा होता है, ठीक है। डिफ्यूज एस्फेजियल स्पैज्म या नट क्रैकर ये फीमेल में ज़्यादा होता है, ठीक है। वो टेंशन ज़्यादा लेते हैं या क्या वजह
क्लिनिकल प्रेजेंटेशन उसकी क्या होती है, डिस्पेंजर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, डिस्पेंजर भी होगा इंटरमीडिएट एंड नॉन प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव नहीं होगा, ठीक है। जो बिनाइन चीज़ें होती हैं, मतलब यानी जिसमें ज़्यादा वो जैसे डिफ्यूज स्पेजल स्पेजम है, उसमें इंटरमीडिएट होगा और साथ में जो है ना चेस्ट पेन भी होगी, ठीक है, और प्रोग्रेसिव नहीं होगा। जो डिस्पेंजिया है वो प्रोग्रेसिव नहीं होगा। पायरोसिस भी हो सकता है और IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो कि हम आगे लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ते हैं, तो पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा कॉमन है। जो गैस वाली बीमारी है, जो कहते हैं गैस सर पे चढ़ गई है, और वो जो कॉन्स्टिपेशन भी होती है, डिस्पेप्सिया होता है, ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो वो सिम्टम्स भी साथ इसके हो जाते हैं, ठीक है। तो ये डिफ्यूज स्पेजल स्पेजम के जो बेरियम का ये पिक्चर है वो इस तरह आ सकता है। कभी हमने पेशेंट के देखे तो नहीं है, लेकिन किसी तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंट नॉन पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होती है उसमें। अब एक्लेजिया में क्या था कि वो पेरिस्टालिसिस था ही, लेकिन इसमें हाइपर कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। साइमल्टेनियस ऑनसेट, ठीक है, अगर विद ग्रेटर देन 30% ऑफ वेट स्कॉलर्स। ये जो मोनोमेट्री की ये बता रहे हैं कि मोनोमेट्री पे जो है ना जो स्कॉलर्स होते हैं 30%, वो मोनोमेट्री करते ही ऐसे हैं कि आप जो है ना उसको कैथेटर पास किया होता है और उसमें आप स्कॉलो कोई पानी देते हैं, तो फिर उसके बाद जो है ना प्रेशर आप मेजर करते हैं। इसके बाद आता है नट क्रैकर इसोफेगस, वो भी इसी तरह प्रेजेंट करता है, चेस्ट पेन के साथ, इंटरमिटेंट नॉन प्रोग्रेसिव डिस्पेजिया के साथ, ठीक है। उसमें भी हाई प्रेशर होते हैं और बैंडर कन्वर्ट विद डिफ्यूज स्पेजल स्पैज़म। ये दोनों आपस में मतलब है कि दोनों को आप कभी कभी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो है ना हाइपरटेंसिव कंडीशन है, हाई लोअर स्पेजल प्रेशर और नॉर्मल पेरिस्टालिसिस, और ये नॉन स्पेसिफिक स्पेजल डिस्मोटिलिटी है। ये स्पास्टिक है, तो हाँ फिर उसकी ट्रीटमेंट क्या है कि स्पास्टिक में भी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पेशेंट को रीअश्योर करना है। अगर कोई पेशेंट आता है चेस्ट पेन के साथ, डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग के साथ, सीवियर चेस्ट पेन हो रही है, आपने रूल आउट कर दिया है कि नो कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा ECG, एको या ETT ये सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है, और फिर भी उसको पेन हो रही है और उसको आपने मोनोमेट्री करवा दी, तो उसमें जो है ना ये डिफ्यूज स्पेजल स्पेजम या नट क्रैकर इसोफेगस आ गया, देन फर्स्ट क्या आता है कि रीअश्योरेंस करवा, ठीक है। फिर भी अगर सिम्टम्स उसके ठीक नहीं हो रहे, देन यू कैन स्टार्ट दैट पेशेंट ऑन नाइट्रेट्स, ठीक है, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स या साइकोट्रोपिक ड्रग्स, ट्रेजोडोन, ये मोस्टली यूज करते हैं क्योंकि ये एंशियस होते हैं ये पेशेंट। ये सिनेरियो बहुत ये आ सकता है एग्जाम में कि यंग पेशेंट है, 20 ईयर एज, फीमेल है, और उसको डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग है और सीवियर चेस्ट है, ठीक है, उसका जो है ना बेरियम एंडोस्कोप भी नॉर्मल है, तो वो क्या हो सकता है। इसी तरह अगर ओल्ड एज 60 इयर्स के पेशेंट है, वो वेट लॉस के साथ आता है और डिस्पेजिया के साथ आता है, तो उसमें क्या हो सकता है, वो सी इसोफेगस हो सकता है, और यंग चेस्ट पेन के साथ आता है तो ये हो सकता है। अच्छा, हाइपोमोटिलिटी डिसऑर्डर्स, ये इसके कहते हैं डिस्पेजिया के जो मोनोमेट्रिक वो है वो किस तरह होते हैं, कितने परसेंटेजेस हैं। हाइपोमोटिलिटी, जिसमें मोटिलिटी मतलब हाइपो, जिसमें वो नहीं है, पेरिस्टालिसिस नहीं है इसोफेगस में, तो उसमें प्राइमरी एजिंग के साथ हो जाता है। रिफ्लक्स पेशेंट एजिंग के साथ भी डिस्पेजिया डेवलप हो सकता है, ठीक है। रिफ्लक्स पेशेंट है वेरिंग डिग्रीज ऑफ हाइपोमोटिलिटी, मोर इन कॉमन इन एटिपिकल रिफ्लक्स सिम्पटम्स। ये सॉरी ये इधर, हाँ, ये जो है ना हाइपोमोटिलिटी में जो सेकेंडरी कॉजेज है, हाइपोमोटिलिटी में डिक्रीज जहाँ पे पेरिस्टालिसिस हो, तो उसमें जो है ना मल्टीपल स्क्लेरोडर्मा,
इसमें हाइपोमोटिलिटी, इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी, लोअर इस्फेजियल स्फिंक्टर भी ठीक होगा, उसमें कोई हाइपर कंट्रैक्शन नहीं होगी, लेकिन क्या होगा कि वो स्टिल दैट पेशेंट विल कम विद द हिस्ट्री ऑफ डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, ठीक है, फॉर सॉलिड्स, क्योंकि उसमें वो पेरिस्टाल्सिस ही नहीं होता, वो आगे स्वॉलो इसलिए नहीं कर सकता। तो वो अदर कनेक्टिव टिश्यू क्रेस्ट सिंड्रोम है, पोलीमायोसाइटिस है, डर्मेटोमायोसाइटिस है, डायबिटीज है, ठीक है, उसमें भी हो सकते हैं लेकिन लेस कॉमन है। मैंने कभी मतलब अपने उसमें प्रैक्टिस में कोई डायबिटिक पेशेंट नहीं देखे, क्योंकि उसमें भी विद पैसेज ऑफ टाइम जो है ना वो हो जाता है, न्यूरोपैथी हो जाती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस, क्योंकि ऐसे वो जो है ना जीआई की जो नर्व्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। इसी तरह हाइपोथायराइडिज्म, अल्कोहलिज्म, एमाइलोइडोसिस, हाइपोथायराइडिज्म में भी हो सकता है, अगर एंडोस्कोपी आपने सारे कुछ करवा दिए फिर भी उसको डिफिकल्टी सॉल्विंग है तो वो उसमें भी हो सकता है। एमाइलोइडोसिस भी इसोफेगस को अफेक्ट कर सकता है। दीज आर लेस कॉमन कॉजेज ऑफ डिस्फेजिया। नॉन इस्कीमिक चेस्ट पेन, इस्कीमिक मींस कि एमआई नॉट ड्यू टू मायोकार्डियल इंफार्क्शन या जो है ना कार्डियक कॉज के अलावा जो चेस्ट पेन है, मोस्टली साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में होता है। ये यंग पेशेंट होते हैं, ये प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ चेस्ट पेन, ठीक है, और हार्ट बर्न के साथ, पोस्टपेरेनियल फुलनेस के साथ, लेकिन इसको आपने वो जब आप रूल आउट करते हैं कार्डियक कॉज को एक्सक्लूड करते हैं तो उसके कॉजेज क्या है, एक तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन या कोई स्ट्रेस में हो सकता है, स्फिजियल डिसऑर्डर्स, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, ठीक है, या मोटिलिटी डिसऑर्डर्स, ये जो अभी हमने पढ़ा, कार्डियक डिजीजेस, माइक्रोवेस्कुलर या वो भी हो सकती है, या माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स हो सकता है, जो नॉन इस्कीमिक चेस्ट पेन के साथ, मतलब जो कि अभी आगे हम जा रहे हैं ना, वो तो पहले हमने मोटिलिटी डिसऑर्डर्स कर लिया है, तो गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज जो मोस्ट कॉमनली वो कैसे प्रेजेंट करता है, वो नॉन इस्कीमिक चेस्ट पेन के साथ आता है। तो उसमें सबसे जो टॉप पे आता है गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज आता है, ठीक है, आपने कार्डियक वाइज रूल आउट कर दिया। कोई भी पेशेंट जो चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट करता है, हार्ट बर्न के साथ या अपर एब्डोमेन में कोई भी जो कंप्लेंट होती है उसके साथ प्रेजेंट करता है, तो आपने ये सोचना है कि पहले आपने कार्डियक को रूल आउट करना है। अक्सर यही होता है कि पेशेंट को भिजवा देते हैं कि भाई ये जो है ना रेफर टू गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, और जब हमारे पास आता है या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट तो आपने ये नहीं हमने देखना है कि बस ये जो है ना मैंने सिर्फ जीआई देखना है, ठीक है, आपने पहले ये एज ए होल पेशेंट को ट्रीट करना होता है ना, आपने वाइटल्स देखने हैं, उसको कोई कोल्ड स्वेटिंग हो रही है या उसको जो है ना रिसेंट पेन है, चेस्ट पेन है, सबसे पहले आपने कार्डियक जो कि इस तरह का है कि आपने पहले कार्डियक रूल आउट कर दिया, ठीक है, ईसीजी और कार्डियोलॉजिस्ट से ओपिनियन लेना है कि ये कार्डियक तो नहीं है। वो किसी भी एज में, पहले तो कहते थे कि ओल्ड एज में या कोई उसके रिस्क फैक्टर है, आजकल जो है ना हर जो भी चेस्ट पेन के साथ पेशेंट आता है उसको आपने पहले वो करना है। तो अगर वो ठीक है, कार्डियक नॉन इस्कीमिक है, तो गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज इज वेरी कॉमन, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, हार्ट बर्न हो सकता है, जो मेन सिम्टम है वो हार्ट बर्न की वो कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है, एसिड रिगर्जिटेशन हो सकती है, ठीक है, और स्पेशल पीएच स्टडीज पे जो है ना नॉर्मलिटी आती है, उसको अलग पीएच स्टडीज 24 आवर्स पीएच मॉनिटरिंग करवाते हैं, ठीक है, उसमें भी हो सकता है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये तो इसकी जनरली सिम्टम्स जो मोस्टली गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स के होते हैं, हार्ट बर्न, ठीक है, एसिड रिगर्जिटेशन, वाटर ग्रोथ, डिस्पेजिया भी हो सकता है। डिस्पेजिया किस सूरत में होगा गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज में, जब विद पैसेज ऑफ टाइम, लॉन्ग टर्म में उसको हार्ट बर्न की कंप्लेंट थी, ओवरवेट है,
तो विद पैसेज ऑफ टाइम लोअर स्फेंक्टर स्फिंक्टर पे स्ट्रक्चर बन जाता है ड्यू टू एसिड, ठीक है, वो स्फेंक्टर के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। एटिपिकल सिम्टम्स एस्थमा ग्लोबस एस्थमा, कुछ पेशेंट्स में जो एस्थमेटिक होते हैं, मोस्टली ओबीज पेशेंट्स, वो गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स की वजह से उसको नाइट कफ होती है और एस्थमा भी होता है। जब उसको कभी हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स पे स्टार्ट करते हैं तो उसका एस्थमा ठीक हो जाता है। तो उसको ये बाद में वो हो जाता है कि ये जो है ना, जो इसके सिम्टम्स थे एस्थमा के, वो ड्यू टू गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स के थे। लेरेंजाइटिस भी हो सकता है, और कफ और थ्रोट क्लियरिंग। तीन जो ड्राई कफ होती है ना, वो तीन कॉमन चीज़ है। या तो उसको वो एस्थमेटिक है, अगर एटोपिक है, उसकी हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री भी है, ठीक है। तीसरी चीज़ ड्राई कफ कौन सा ड्रग करती है, एंटी हाइपरटेंसिव, AST इनहिबिटर्स, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है ना, वो है गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। इस तरह के पेशेंट को हम PPI देते हैं, नाइट में भी देते हैं, मॉर्निंग में BD देते हैं, तो उसका जो ड्राई कफ है वो बेहतर होता है, ठीक है। वो उसकी वजह से गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स की वजह से होता है। वैसे पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, लोअर स्फेंक्टर स्फिंक्टर की डिस्फंक्शन होती है, वो क्लोज नहीं होता। हाइटल हार्निया भी हो सकता है, मोटिलिटी डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, या डिले गैस्ट्रिक एम्पटिंग, वो मैंने आपको स्क्लेरोडर्मा में बता दिया कि उसमें पेरिस्टाल्सिस कम होंगे, तो उसमें चूँकि आगे क्लियरेंस नहीं होती, तो वो पेशेंट भी हार्ट बर्न और गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स के सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें पहले जो है ना, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज की जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट। सबसे पहले जो है ना, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ठीक है। अवॉइड कॉफ़ी। कॉफ़ी क्या करता है, लोअर स्फेंक्टर स्फिंक्टर को रिलैक्स करता है, तो उसकी वजह से हार्ट बर्न की कंप्लेंट करता है। फैटी फूड्स, स्मोकिंग, ठीक है। लूज वेट, ओवर वेट होते हैं मोस्टली जो गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स पेशेंट्स होते हैं, वो ओवर वेट होते हैं, तो उनको एडवाइस करना है लूज वेट, रेज हेड ऑफ बेड, ठीक है। जो आपने ये भी एडवाइस करना होता है कि जो हेड साइड ऑफ द बेड है, उसको आपने 6 इंचेस तक ऊपर करवाना होता है, क्योंकि नाइट में वो जब सोते हैं तो उनको नाइट में रिफ्लक्स होती है, और वो जो है कफ भी हो सकती है, और हार्ट बर्न की भी कंप्लेन कर सकते हैं। तीसरी जो है मेडिकेशन है, एसिड सुप्रेशन बाय PPIs, लिप्राजोल, पेटोप्राजोल, वो देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ना, इसके अगर इससे ठीक नहीं हो रहा और सर्जिकल ट्रीटमेंट करवाना चाहता है, ठीक है, आपने लॉन्ग टर्म PPIs भी दे दिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करवा दी, तो उसमें जो है ना, आपने अगर फेल्ड मेडिकल मैनेजमेंट है तो लाइफ लॉन्ग और मेडिकल ट्रीटमेंट, या हाइटल हार्निया है, ठीक है, तो उस सूरत में आपने सर्जरी पे जाना। एटिपिकल सिम्टम्स जैसे उसको लेरेंजाइटिस है या उसको एस्थमा है, उसी की वजह से गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स। अच्छा, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज के लॉन्ग टर्म के कॉम्प्लिकेशंस ये है। एक तो बैरेट्स इसोफेगस, जो कि आगे वो एडिनोकार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस तक जा सकता है, ठीक है। दूसरा है एरेसिव एस्पेजाइटिस, जब एंडोस्कोपी करते हैं तो उसमें एस्पेजाइटिस आएगा लोअर एस्पेजस में, ठीक है। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में ये उन्होंने बताया कि कैसे आप जो है ना, मतलब आगे फर्दर कैसे करते हैं, प्री ऑपरेटिव क्या वेरियम करवाते हैं, EGD, एंडोस्कोपी करवाते हैं, मोनोमेट्री और 24 आवर स्पेशल pH मॉनिटरिंग कंफर्म करना होता है कि बाकी ये जो सिम्टम्स हैं ये इसी वजह से है, फिर उसकी ट्रीटमेंट होती है। ट्रीटमेंट क्या है? फंड डुप्लीकेशन करते हैं, निसन फंड डुप्लीकेशन, ये सर्जिकल ट्रीटमेंट है। इसी तरह जो है ना, एंडोस्कोपिक भी इसमें करवाते हैं, ठीक है। आजकल पहले जो है ना, वो सर्जरी होती थी फंड डुप्लीकेशन की। आपको इतना याद होना चाहिए कि सर्जिकल जो ट्रीटमेंट है वो फंड डुप्लीकेशन है, लोअर स्पेशल स्फिंक्टर को टाइट करते हैं। और जो न्यू ट्रीट अभी है, क्योंकि वो जो है ना एंडोस्कोपिकली ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं,
मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी। इतनी बड़ी सर्जरी करवाने से बेहतर है कि वो आप एंडोस्कोपी करें। उसमें ये चीज़ें रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन करते हैं, ठीक है, और लोअर स्पेटल स्फिंक्टर भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा है जल्दी 51 years old lady presented with history of chest pain, difficulty to swallow postprandial vomiting. Endoscopy failed to intubate esophagus. EPI is minimum. Symptoms improve. ये क्या हो सकता है? हैं? एंडोस्कोपिकली आप इंट्यूबेट नहीं कर सकते तो कैसे गड़ हो सकता है? हैं? एक प्लेस नहीं एंडोस्कोपी नहीं कर सकते तो ऊपर से एक्लेसिया, ठीक है।